हेलो एवरीवन। इस वीडियो सेशन में हम लोग मैग्नेटिज्म के बहुत इंपॉर्टेंट लॉ को डिस्कस करेंगे, जो कि है बायट-सावर्ट्स लॉ। इस लॉ की मदद से हम लोग किसी भी पॉइंट पे किसी करंट एलिमेंट के कारण एग्जिस्ट करने वाले मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सवाल है कि करंट एलिमेंट क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए ये वायर है कोई पर्टिकुलर लेंथ की, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इस वायर में कोई भी एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ कंसीडर कर लेते हैं, जैसा कि इस फिगर में इंडिकेट किया हुआ है, दो रेड मार्क के बीच में इतनी सी लेंथ, ठीक। उसको हमने डीएल से इंडिकेट किया। अगर इस वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इस एलिमेंटल लेंथ डीएल को उस करंट के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो ये जो प्रोडक्ट मिलेगा एलिमेंटल लेंथ ऑफ वायर का और करंट फ्लोइंग इन द वायर का, इसी को हम करंट एलिमेंट कहते हैं। जैसा कि यहां पे आपको दिख रहा होगा कि डीएल जो एलिमेंटल लेंथ है उसके ऊपर वेक्टर साइन लगा हुआ है। मतलब करंट एलिमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, सिंपली आई इंटू डीएल के बराबर। और इसकी डायरेक्शन जो है हम मानते हैं करंट के फ्लो करने के डायरेक्शन में, ठीक। तो इस कंडीशन में करंट कहां से कहां फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो इस करंट एलिमेंट का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में माना जाएगा, ठीक। अब हम कैलकुलेशन में आते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक। तो हमको करना क्या है, हमको करना यह है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक। और ये कैलकुलेशन कैसे होगा, बायट-सावर्ट्स लॉ की मदद से। चलिए अब बात करते हैं बायट-सावर्ट्स लॉ की। बायट-सावर्ट्स लॉ की मदद से हम क्या करते हैं, करंट एलिमेंट के कारण किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो इस सिचुएशन में हम इस करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है करंट एलिमेंट से वो है r वेक्टर, और करंट एलिमेंट और इसके पोजीशन वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो बायट-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग इस करंट एलिमेंट के कारण जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ चीजों पे डिपेंड करेगा, वो कुछ क्वांटिटीज के प्रोपोर्शनल होगा। तो किन किन क्वांटिटीज के, वो देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट्स लॉ, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस करंट एलिमेंट का इस पॉइंट P पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वायर में या कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एलिमेंटल लेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल के। कौन सा एंगल, तो एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। कौन सा डिस्टेंस, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस करंट एलिमेंट, ठीक है। तो अगर हम इन सभी फैक्टर्स को एक साथ लिखने की कोशिश करें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट एलिमेंट का dB, वो प्रोपोर्शनल है I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर क्वांटिटी के, ठीक है। इन सबको ऊपर में मल्टीप्लाई करके लिखा और ये तो नीचे में था ही, है ना। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, तो dB इक्वल्स टू हो गया, ये टर्म तो एज इट इज यहां पे मेंशन हो जाएगा, I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। और चूंकि प्रोपोर्शनलिटी हटा के हमने इक्वल टू लगाया है, इसलिए यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के अपीयर हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा बायट-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग
वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट डिफाइन कर लिया जाता है। अब हम यहां पे बात करते हैं कि K की वैल्यू क्या होगी। तो K की वैल्यू SI यूनिट में होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक, जैसा एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वैक्यूम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, वैसे ही यहां म्यू नॉट होता है वैक्यूम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 इनवर्स 7 की। तो नीचे में 4 पाई तो है ही, तो 4 पाई कट जाएगा। K की वैल्यू SI में क्या बचेगी, 10 इनवर्स 7 बचेगी। ठीक, इस मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, जिसको कि कैपिटल T से भी इंडिकेट करते हैं। ठीक, एक चीज और रह गई कि K की वैल्यू SI में तो इतनी हो गई, लेकिन CGS में कितनी होगी, तो CGS यूनिट में K की वैल्यू हम 1 कंसीडर करते हैं। ठीक, अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो अब हम इसी डेरिवेशन को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। तो इन वेक्टर फॉर्म, तो अब हम यहां का डेरिवेशन थोड़ा सा जबरदस्ती वाला करते हैं। मीन्स क्योंकि हमको पता है कि हमें क्या प्रूफ करना है, तो हम कुछ सर्टेन एक्टिविटी यहां परफॉर्म करते हैं। लाइक देखिए कैसे डेरिवेशन में आगे बढ़ेंगे। K इज इक्वल टू क्या था, dV इज इक्वल टू क्या था, K आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर था। अब देखिए इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, K आइडियल 1 को अपीयर करा दें, 1 तो मल्टीप्लाई में लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, सो देखिए ध्यान से, dl को हम, जो dl वेक्टर है, लेंथ वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। सिमिलरली 1 जो है, ये जो पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा r कैप, उसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं 1 की जगह। तो लिख देते हैं r कैप डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब देखिए चूंकि r कैप की डायरेक्शन r वेक्टर के ही अलोंग होगा, और चूंकि dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल था थीटा, इसीलिए ये एंगल dl वेक्टर और r कैप के भी अलोंग का होगा, है ना। तो ये हो जाएगा कि I, इस पूरे टर्म को हम क्रॉस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा, ये थीटा इन्हीं दोनों के बीच का एंगल है। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं dl क्रॉस r कैप से, नीचे में r स्क्वायर है ही। अब एक और बात कि चूंकि r कैप कैसे डिफाइन हो सकता है, r वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r के, तो K आइडियल क्रॉस r कैप की जगह हो जाएगा r वेक्टर बाई r, जो मैग्नीट्यूड था, और पहले से r स्क्वायर तो नीचे में है ही। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K आइडियल क्रॉस r वेक्टर बाई r स्क्वायर, और r क्या हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया बायोट-सावर्ट्स लॉ वेक्टर फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट्स। अब मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, तो मैग्नीट्यूड तो सिंपली डिफाइन हो ही रहा है इस फॉर्मूले से, है ना। डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, तो डायरेक्शन डिफाइन होगा इस क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, dl क्रॉस r वेक्टर के अकॉर्डिंग। ठीक, तो चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलेगी, मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा हमारा, वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग पता चलेगा। इस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको मिलेगा, वो मिलेगा प्लेन के परपेंडिकुलरली
इनवर्ड। ठीक, ए क्रॉस बी जो आंसर मिलेगा हमको वो टुवर्ड्स प्लेन मिलेगा, इनवर्ड मिलेगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स प्लेन होगा। यही प्लेन है जिसने कि डीएल वेक्टर और आर वेक्टर को कंटेन किया हुआ है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर यही पॉइंट पी इस तरफ होता तो क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस प्लेन के आउटवर्ड होती। ठीक है, इस केस में अगर पॉइंट पी इस तरफ होता तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होती। ठीक है, तो होप स्टूडेंट्स कि ये लॉ आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9179979001 पे व्हाट्सएप करके या फोन कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।